वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। आज हम लोग फिर से राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है उसका सेशन थर्ड कंप्लीट करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लाने के पीछे का रीजन क्या था और राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूलाधिकार में क्या अंतर है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसको देखिए। अगर आपने प्रीवियस सारे वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट अवेलेबल है स्टडी स्प्रिंग चैनल पे, आप जाके वहां से देख सकते हैं। आते हैं अपने टॉपिक के तरफ। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल डेडिकेटली आपके लिए वर्क कर रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि 85% लोग चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे मोटिवेशन का एक कारण बन करके आएगा। टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में भी एक क्वेश्चन आता होगा कि जब ये गैर न्यायोचित है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, तो फिर इसको लाने के पीछे का रीजन क्या रहा होगा, क्यों इसको लाया गया संविधान में और इसके लिए अनुच्छेद की व्यवस्था क्यों की गई। क्या आर्टिकल 36 to 51 जो है वो टोटली वेस्टेज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है? ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो रीजन इसके पीछे ये था कि हमारे संविधान सभा के जो सलाहकार हुआ करते थे BN राव, उनके दिमाग में एक बात आया कि हम क्यों ना जो व्यक्ति का अधिकार है, जो व्यक्तियों को अधिकार दिया गया है, उसको दो श्रेणी में बांटे। पहला ऐसा बांटे कि एक न्यायोचित होगा, वो इन्फोर्सेबल होगा। अगर उसका किसी कारणवश वायोलेशन होता है तो जो जनता है वो डायरेक्ट आर्टिकल 32 और 226 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकती है। तो एक तो न्यायोचित रखा गया और दूसरा गैर न्यायोचित रखा इसलिए गया हुआ था कि इस पे गवर्नमेंट को काम करने का समय मिले और ये देखा जाए कि इस पे गवर्नमेंट वर्क करके इसको न्यायोचित धीरे धीरे बनाए, अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की कमी है तो। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि जो न्यायोचित पोर्शन था इसको इन्होंने भाग 3 में डाल दिया और जो गैर न्यायोचित था उसको भाग 4 में डाल दिया। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। इसके बाद गैर न्यायोचित जो बनाता है डीपीएसपी को, वो संविधान का आर्टिकल 36 है ना, 37 है जो इसको गैर न्यायोचित बनाता है। मतलब किसी कारणवश जो आर्टिकल 36 to 51 में जो बातें मेंशन की गई हुई है, अगर राज्य इसकी अवहेलना करती है, अवमानना करती है, तो हम जनता होकर के उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। क्लियर है यहाँ की बातें। अब ये कहा गया कि राज्य को एक कर्तव्य दिया गया कि इन तत्व का जो है विधि प्रयोग में इसका प्रयोग करे और जितना हो सके उसका उपयोग किया जा सके विधि बनाने के वक्त, ठीक है, जिससे कि जो लोकतंत्र है उसका जो स्ट्रांगनेस है वो और ज्यादा, जो उसका जो पिलर है वो और ज्यादा स्ट्रांग होते चला जाए। ये कहा गया इसको लेकर के, डीपीएसपी को लेकर के। इसके पीछे रीजन भी बहुत सारे आए हुए थे कि गैर न्यायोचित सिद्धांत इसलिए इसको बनाया गया क्योंकि कुछ चीजें थी जो उस वक्त हमारे लिए प्रॉपर नहीं थी और उस चीज को हम अवॉइड नहीं कर सकते थे। इस कारण हम लोगों ने डीपीएसपी को गैर न्यायोचित बनाया। जैसे कि देश के पास उन्हें लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय साधन नहीं थे। जैसे कि अगर आप देखिएगा तो कॉमन सिविल कोड की अगर बात कीजिएगा, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर आप बात कीजिएगा, तो अगर हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो अगर 1947 के समय में, 1950 के समय में अगर हम लोग कॉमन सिविल कोड को अप्लाई करते हैं, उस सिचुएशन में हमारे पास इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ करते थे, इतनी हमारे पास वित्तीय संसाधन नहीं थे कि हम इन सारे चीजों को क्लियर कर पाए। साथ में देश में जो है वो व्यापक विविधता एवं पिछड़ापन एक नियम निकल करके आया हुआ था, एक सिचुएशन निकल करके आया था हमारे पास। जैसे कि हमारे समाज में उस वक्त भी अंग्रेजों के कारण और जाति प्रथा के कारण इस तरीके का सिचुएशन था कि पिछड़ापन अवेलेबल था। तो इस कारण से हम इक्वल जो रूल था सारे लोगों के लिए नहीं बना सकते, मतलब हमें आर्टिकल 16 का यूज करना पड़ा था इसके लिए। इसके बाद देखें अगर हम लोग, तो स्वतंत्र भारत को नए निर्माण के कारण इसे कई तरह के भाड़ों से मुक्त रखना था, ताकि उसे इस बात के लिए स्वतंत्र रखा जाए कि उनके क्रम, समय, स्थान व पूर्ति का निर्णय लिया जा सके। अगर हम डायरेक्ट स्वतंत्र भारत के ऊपर बहुत जबरदस्त प्रेशर दिए होते इन सारे 36 to 51 वाले आर्टिकल को लेकर के, तो देश और ज्यादा डेप्थ में चली गई होती, उभर करके सामने नहीं आती। इस कारण से डीपीएसपी को गैर न्यायोचित रखा गया हुआ था कि राज्य को धीरे धीरे पावर दिया जाए, या राज्य चाहे तो इसको इम्प्लीमेंट करके इसको जो है वो नए रूलों में और इसका जो उद्देश्य है उसको पूरा कर सके। ये सारे संस्तुति थे इसके पीछे, एक उद्देश्य था डीपीएसपी को गैर न्यायोचित बनाने का। अब एक और मैटर आता है, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में आखिर टकराव क्यों होता है। पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आता होगा
कि मूल अधिकार जो है वो न्यायोचित है। किसी कारणवश अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हो जाता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो हमारा आर्टिकल 36 to 51 जो है डीपीएसपी, ये गैर न्यायोचित है। मतलब इसका अगर वायोलेशन करती है, अवमानना करती है अगर किसी कारणवश सरकार, तो आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अब इसके कारण क्या होता है कि राजनीतिक टकराव इसके कारण उत्पन्न होता है। इसको लेकर के जो है वो चंपाकम दोराईराजन मामला जो 1951 में निकल करके आया हुआ था, इसमें उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व जो है और मूल अधिकार एक दूसरे के बीच में जो है वो क्या है, एक दूसरे के बीच किसी तरह के टकराव में मूल अधिकार को प्रभावी करेगा। मतलब अगर आर्टिकल 36 to 51 और फंडामेंटल राइट जितने हैं आपके, सारे फंडामेंटल राइट 12 से लेकर के 30, 32 और 35 तक की जो बातें होंगी, अगर इससे रिलेटेड कोई बात आएगा तो इसमें अगर डीपीएसपी किसी कारणवश फंडामेंटल राइट को किसी एंगल तक वायोलेट करती है तो वहां तक हम लोग क्या करेंगे, मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट है उसी को प्रभावी मानेंगे, डीपीएसपी को नहीं मानेंगे। अब एक चीज निकल करके आया, इसके बाद ये आया कि मूल अधिकार को संसद द्वारा संविधान संशोधन प्रक्रिया के तहत संशोधित किया जा सकता है। इसलिए किया जाएगा कि डीपीएसपी का जो मैटर है, ये डीपीएसपी का मैटर 100% वर्क करे, इसलिए हम फंडामेंटल राइट में जो है वो अमेंडमेंट कर सकते हैं। ये कहा गया हुआ था चंपाकम दोराईराजन वाले केस में। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि 1951 में अमेंडमेंट किया, 1955 में अमेंड किया, 1964 में अमेंड किया। अब जब अमेंडमेंट हुआ तो चीजें चेंज हुई। फिर आया गोलकनाथ का मामला। गोलकनाथ के मामले में गवर्नमेंट ने ये बोला, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, जवाब दिया कि संसद जो है वो मूल अधिकार जो अपनी प्रकृति में उल्लेखनीय है, मतलब कि जो उसका अगर आप देखिएगा तो उसका जो आधारभूत संरचना है, ठीक है, उस सिचुएशन में अगर कोई फंडामेंटल राइट है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। उसका उल्लंघन जो है होगा, उसमें अमेंडमेंट करना संसद के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अगेंस्ट में होगा। तो नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। सेम चीज यहाँ आया हुआ था चंपाकम दोराईराजन केस में कि यहाँ पर संशोधन किया जा सकता है। गोलकनाथ वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि संशोधन नहीं किया जा सकता है। अब इसके लिए क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने चेंजेस किया और 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर के आया। इसमें गवर्नमेंट ने बोला कि हम ऐसा करेंगे कि संसद को यह अधिकार होगा कि वो संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत मूल अधिकार को समाप्त या कम कर सकता है, ये आर्टिकल 24 बोलता है। और आर्टिकल 25 में कुछ चीजों को जोड़ा गया जो 31 का ग था। ये सारे प्रावधान आए। अब इसमें आया क्या कि फिर से जो अपना गोलकनाथ वाला मामला था, उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसमें संसद ने बोला कि भाई साहब हम ऐसा करेंगे कि हम फंडामेंटल राइट में चेंजेस करेंगे। लेकिन फिर यहाँ पर स्टेटमेंट बदलता है। कैसे स्टेटमेंट बदलता है ये देखिए। यहाँ पर क्या हुआ कि अनुच्छेद 39 का क और ग जो मैटर था, जो कि समाजवादी नीति निर्देशक तत्व का था, अगर उसको किसी कारणवश लागू किया जाता है, ठीक है ना, तो उसको इस आधार पर अवैध नहीं माना जाएगा कि वो अनुच्छेद 14, 19 और 31 का वायोलेशन कर रहा होगा, ठीक है। और एक चीज निकल कर के आया केशवानंद भारती केस में 1973 में उच्चतम न्यायालय ने 31 के उपरोक्त दूसरे प्रावधान को इस आधार पर असंवैधानिक और अवैध घोषित किया कि न्यायिक समीक्षा संविधान के मूल विशेषता है। अब फिर से आया हुआ था कि संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता है। किस मामले में संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता है? गोलकनाथ वाले मामले में फंडामेंटल राइट को लेकर के। केशवानंद भारती वाले मामले में ये बोला गया 1973 में कि ऐसा है कि हम फंडामेंटल राइट सरकार की एक विशेषता है कि वो न्यायिक समीक्षा कर सकती है। तो इस कारण से जो है वो अगर सरकार चाहे तो फंडामेंटल राइट में चेंजेस कर सकती है। अब एक आया फिर से 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 किया गया। इसमें यह बोला गया कि सरकार अगर किसी कारणवश जो फंडामेंटल राइट है उसमें चेंजेस करती है तो उसको किसी कारणवश चैलेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर से आया मिनर्वा मिल वाला मामला 1980 में, और इसमें उच्चतम न्यायालय ने अपना जो फाइनल स्टेटमेंट दिया है जिसको आज तक माना जाता है, उसमें यह बोला गया कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक है। जब तक फंडामेंटल राइट, जब तक डीपीएसपी वर्क नहीं करेगी तब तक फंडामेंटल राइट जो है
वो उसको लाने का जो भावना है वो पूरी तरीके से संतुलित नहीं हो सकता है। तो इसलिए लास्ट जो स्टेटमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, वही अभी के समय में माना गया और ये बोला गया कि मिनर्वा मिल वाले मामले में 1978 में कि ये जो डीपीएसपी है इसका मेन मकसद जो है वो संतुलन संविधान के बुनियादी ढांचों की आवश्यक विशेषता को और ज्यादा इंक्रीज करना है। इसलिए नीति निर्देशक के तय लक्ष्यों को मूल अधिकारों को प्राप्त किए बगैर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये एक दूसरे के पूरक बन करके आएंगे। ठीक है, ये निकल करके आया, लेकिन ये न्यायोचित नहीं होगा, इन्फोर्सेबल नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। इसके लिए अमेंड नहीं किया जा सकता है फंडामेंटल राइट में डीपीएसपी को प्रभावी करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक की बातें? अब आता है मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। तो सबसे पहले मूल अधिकार जो है ये नकारात्मक है, ये राज्य के कुछ मसलों पर कार्य करने से प्रतिबंधित करता है, क्योंकि राज्य अगर चाहे तो किसी कारण बस फंडामेंटल राइट का जो मैटर आता है उसके अगेंस्ट में काम नहीं कर सकता है। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में अगर कभी ऐसा मैटर आए तो नीति निर्देशक तत्वों को अवॉइड करके दूसरा स्टेप राज्य के द्वारा लिया जा सकता है। इसके बाद है ये न्यायोचित नहीं है। फंडामेंटल राइट जो है वो न्यायोचित है, ये इन्फोर्सेबल है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 32 और 226 का बात करता है, लेकिन ये गैर न्यायोचित है जो डीपीएसपी है। इसके बाद आता है कि इसका उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करना है मूल अधिकार को लेकर के, और डीपीएसपी का उद्देश्य है सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ये डीपीएसपी का बात है। इसके बाद जो फंडामेंटल राइट है ये कानूनी तौर पर मान्य है, ये नैतिक एवं राजनीतिक मान्य है। इसको आप ये नहीं बोल सकते हैं कि अगर डीपीएसपी में किसी चीज को मेंशन किया गया है, अगर उसका सही तरीके से यूज नहीं किया जा रहा है तो उसके लिए आप स्टेप ले सकते हैं, ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद जो फंडामेंटल राइट है इसमें एक चीज बोला गया कि ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देता है, इस प्रकार ये व्यक्तिक है, और डीपीएसपी जो है वो सामुदायिक कल्याण को प्रोत्साहन देता है, इसलिए ये समाजवादी है। इसके बाद अगर देखिएगा मूल अधिकार में, तो मूल अधिकार इसको लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं होती है। मूल अधिकार अगर मेंशन किया गया हुआ तो ऑटोमेटिक आपके फंडामेंटल राइट है उसका वायोलेशन होता है, आप अगेंस्ट जा सकते हैं उसके। अगर डीपीएसपी है तो इसको लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है। जब तक रूल नहीं लगाया जाएगा, जब तक कोई लॉ नहीं लाया जाएगा, तब तक डीपीएसपी के मैटर को किसी कानून में जो है वो इंपोर्ट नहीं किया जा सकता है। लास्ट है कि न्यायालय इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि किसी मूल अधिकार के हनन की विधि को वह गैर संवैधानिक एवं अवैध घोषित कर देगा। किसी कारणवश अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होता है तो उसको जो है वो गैर संवैधानिक नहीं घोषित किया जा सकता है, ये संविधान के तौर पर होगा और आपको उसके लिए राइट दिया जाएगा। किसी कारणवश अगर डीपीएसपी जो है वो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करने वाले किसी विधि को न्यायालय असंवैधानिक और अवैध घोषित नहीं कर सकती है। यद्यपि विधि की जो वैधता है इस आधार पर सही ठहराया जा सकता है कि उन्हें नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए लागू किया गया होगा। किसी कारणवश अगर कोई लॉ लगाया जाता है, कोई रूल लाया जाता है, उसमें अगर किसी कारणवश ऐसा होता है कि और राज्यों के कंपैरिजन में कुछ अलग स्टेप लिए जाते हैं, तो इसको इस कारण से अवैध नहीं घोषित किया जा सकता है राज्यों के कंपैरिजन में कि इस राज्य ने ऐसा किया और उस राज्य ने ऐसा किया। राज्य स्वतंत्र है स्टेप लेने के लिए, इसलिए इस तरीके से वो स्टेप ले सकता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए। लेकिन अगर किसी कारणवश आपके फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होता है तो उसको इस तौर पर अवैध नहीं घोषित किया जा सकता है कि आप जो है वो भारत के नागरिक और आपसे पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। ये सारी बातें थी डीपीएसपी में, ये लास्ट सेशन था आपका। लेकिन अगर आपको लगा कि सारे वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि 85% लोग चैनल बिना सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं और आपका सब्सक्रिप्शन हमें केवल मोटिवेट करता है नए वीडियो तैयार करने के लिए। लास्ट सेशन था ये, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।